सो दिस इज एविडेंस एक्ट। अब है क्या एविडेंस एक्ट? देखिए, पहले आपको दुश्मन से अगर भिड़ना है आपको, है ना, तो यू मस्ट नो द वीकनेस, यू मस्ट नो द नेचर ऑफ दैट, कि भाई इफ यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट विद द चाइना, यू मस्ट नो व्हाट आर द पावर्स, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना। इफ यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट पाकिस्तान, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स का होता है, इसी तरीके से सब्जेक्ट्स ऐसे हम लोग कोर्ट में करते हैं। एज पर द जुडिशियल ऑफिसर हमारा चेंज हो, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं कि भाई ये सबमिसिव है, यहाँ पे बड़े प्यार से बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसे बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही एविडेंस एक्ट की नेचर समझनी पड़ेगी आपको। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द एविडेंस एक्ट, है ना। सो प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी टेक्निकल, वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट है, very very important for your prelims, very very important for your mains, and very important for your interview, and highly important for your practical point of view। चारों पॉइंट से, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्योंकि सिविल लॉ में भी अप्लाई होगा, क्रिमिनल लॉ में भी अप्लाई होगा, एवरीवेयर यू विल हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई दिस। हो सकता है आप आईपीसी को प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें एज एडवोकेट, बट यू विल हैव टू अप्लाई द एविडेंस एक्ट। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इतने ज्यादा टेक्निकल होते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपको 15 क्वेश्चंस की का मैनेजमेंट करना है ना, कि कहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक पोर्शन है आपका फैक्चुअल, फैक्चुअल पार्ट। फैक्चुअल पार्ट मींस केस लॉज के नेम ऑफ द केस लॉज, मार्जिनल नोट्स ऑफ द सेक्शंस। तो ये तो आप डे वन से आप लोग, मतलब आज से ही ये काम शुरू कर देंगे सबके सब। व्हाट कि सेक्शन 1 टू एंड जितने भी मार्जिनल नोट्स हैं उनको रटना शुरू कर दीजिए कि व्हाट इज इन सेक्शन 60, 51, ऑल सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फ्रॉम हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सारी हेडिंग्स आपको रटी होनी चाहिए, पहला काम यही है। और टेक्निकलिटीज में क्या है, जहां जहां में आप टेक्निकल डरने की जरूरत नहीं है, जहां जहां से मैं कहूंगा बस उस पोर्शन को वैसे के वैसे ही हाईलाइट करना है। आप लोगों ने हाईलाइट करके वैसे ही पढ़ना है, नोट मोर देन दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं एविडेंस एक्ट। पहली बात देखिए, समझिए इस बात को, है क्या, बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। नो एज ए जज यू आर सपोज टू गिव सम एविडेंस, सम डिसीजन, कि आपको एक कोई डिसीजन प्रोनाउंस करना है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग कि सपोज कीजिए आप गुंजन बंसल मैडम के पास पहुंचते हैं आप सब लोग कि मैडम आप चौधरायन हैं, आप यहाँ के सरपंच हैं, आप हमारा झगड़ा निपटा दीजिए। सो नाउ यू आर अप्रोचिंग ए जज, अप्रोचिंग ए जुडिशियल अथॉरिटी। सो नाउ व्हाट विल शी आस्क कि व्हाट आर द फैक्ट्स, है क्या बात। नाउ देयर विल बी टू वर्जन्स ऑफ दिस, है कि नहीं। फैक्ट्स एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड अदर विल डिनाई देम, है कि नहीं है। एक पार्टी कुछ कहेगी, अदर पार्टी उसका अपोजिट कहेगी। Now you will have to ascertain what exactly is right wrong, है क्या, to ascertain whose conditions are true, किसकी बातें सही हैं। तो आपका एज ए जुडिशियल ऑफिसर, एज ए कोर्ट, what is the task, to ascertain the correctness of or truthfulness of the contentions of the parties। जो पार्टी अपोजिट पार्टीज हैं, what they are alleging and what they are admitting and what they are contesting, उन सबको जज करना। एंड वेयर इज द ट्रुथ लाइज, सच्चाई कहां पर है, उसको असर्टेन करना है आपने एज ए जज। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसमें आपकी हेल्प करता है एविडेंस। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एविडेंस की। यू नीड इन सपोर्ट में एविडेंस की, भाई उनकी कंटेंशंस क्या है और क्या नहीं है। और इसी से आपका एक क्वेश्चन निकलता है कि क्वेश्चन में एविडेंस है, तो ये एविडेंस का मीनिंग कहां से आता है, इसका एविडेंस का मीनिंग कहां से आता है इसका। और इसीलिए आपका एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स से, फर्स्ट क्वेश्चन कि एविडेर का मीनिंग क्या है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। दिस इज व्हाट द टर्म एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेर, एंड इसके मीनिंग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेर। एंड दिस इज व्हाट टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू ascertain और टू प्रूव। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का, प्लीज लिख लीजिए। द टर्म लेटिन टर्म एविडेर मींस
ऑप्शन ए टू शो क्लियरली, ऑप्शन बी टू डिस्कवर क्लियरली, टू प्रूव, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसके मीनिंग से आपको पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम से मिलेगा, यहां से आपकी शुरुआत होती है। बेसिक क्वेश्चन आपका, फैक्चुअल स्टोरी है, कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। नेक्स्ट उसमें आइए कि एक्चुअली है क्या ये, कि एविडेंस जो रूल्स हैं एविडेंस के, ये एग्जैक्टली पर्पस क्या है इनका। अब आप समझिए इस बात को, मैं आपको एक केस बनाता हूं इसमें। मैडम पुष्पा आई और उन्होंने अब एज ए प्लेंटिफ शी अप्रोच द कोर्ट में प्लेंटिफ अप्रोच करती है वो। नाउ उनका एग्जामिनेशन होना है, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। नाउ शी इज बीइंग एग्जामिन्ड एज द प्लेंटिफ, एग्जामिनेशन इन चीफ। नाउ उनसे पूछा कि व्हाट हैपेंड। उनका केस ये था, द केस वाज फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द मीन प्रॉफिट। व्हाट possession of the to recover the possession of immoral property and also to obtain the mean profit from the person in wrongful possession। ये उनका केस था। अब उनसे कहा गया कि ओके मैडम एक्सप्लेन व्हाट इज योर केस नाउ शी स्टार्टेड। मैं जब छोटी सी थी, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे, सुबह जाते थे, दोपहर को आते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे, दिन रात मेहनत करते थे। फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किया, साथ साथ में जॉब भी शुरू की, और दिन रात मेहनत करते करते उन्होंने एक मकान खरीदा। लेकिन हमें मकान पसंद नहीं आया वो। फिर हम वो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। वो जो प्रॉपर्टी डीलर गांव के दूसरे कानों में रहता था, वो जज साहब कहेंगे मैडम प्लीज कम टू द पॉइंट। व्हाई? बिकॉज अगर मैं ये सब लिखने लग गया एविडेंस इन एक्सेस, अगर मैं इन सबको एविडेंस इन एक्सेस को राइट डाउन करने लगूंगा तो आई विल बी कंफ्यूज, देयर विल बी कंफ्यूजन इन माई माइंड। मैं काम नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। मेरा जो काम है ascertaining of the truth, please help me in that। तो पुष्पलता will not help you because she is a very common girl, common personality। There must be certain rules of evidence। Why? Because यहां पर जज हैं आकाश झा, दूसरे जज हैं ये मैडम रवि वर्मा है भाई साहब हमारे, है ना, तीसरा एनीवन रवि अरुण है, बहुत सारे जजेस बैठे हैं यहाँ पर हमारे। तो डिपेंडिंग हो सकता है जो रवि वर्मा है कहेंगे अच्छा पुष्पलता, अच्छा वो चौधरी साहब, ये उसकी कहानी में इंटरेस्ट लेने लग गए। तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द जजेस you may admit certain evidence, other may not admit that evidence। So there will be kiosk। So there must be certain rules, fixed rules कि what kind of evidence should be given, what kind of evidence should be admissible, what are the criterias for proving a document, what are the criterias for taking the direct evidence, and what should be the value of the expert opinion। So there must be certainty regarding the proof or disproof of the facts of the case। So therefore basically in keeping in view in certainty कि what is the object of the rule of evidence, you please read this slide। The object of rule of evidence is to help the courts to ascertain the truth, to avoid the confusion in the minds of judges which may result from admission of evidence in excess। अगर आप excess evidence को admit करेंगे तो that may lead to confusion and that may hamper the ascertainment of the truth। इसीलिए जो evidence act है इनका basically क्या है कि avoid the confusion in the minds of judges। if you are admitting evidence in excess means more than required, अगर आप ऐसे तथ्यों पर एविडेंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे which you should not, then basically what will happen, the mind of the judges will be confused and you will not reach the exact or proper decision। therefore you can say the main object of the rules of evidence is to help the courts to remove the confusion in the minds of। और यहीं से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आएगा, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, उसी अप्रोच से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बेसिकली एविडेंस के जो रूल्स है वो हमने बनाए क्यों हैं। उनका पर्पज ये है कि सब कुछ छलनी कर दिया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सभी के, सभी कोर्ट्स के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड फॉर दैट। तो प्लीज लेट मी नो अगर यहां तक समझ में आया नहीं आया किसी को। सो
मेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, प्रिवेंटिंग इनडिसिप्लिन इन द एडमिशन ऑफ द एविडेंस। ओके, यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट। तो सो फार मैंने ये बताया आपको केवल फॉर ए जज, इफ यू वांट ए जज टू गिव ए साउंड डिसीजन, if you want a judge to give a sound decision, that he must have the knowledge of true facts. He must have the true knowledge of facts, and for that purpose he must be having the evidence. Only through evidence he can have the true facts, knowledge of true facts, and only then he can give the sound decision. And this word evidence is derived from the word evident or evidere, which has been derived, which is a Latin term. So from this slide you can expect one question, and जो मैंने बताया है आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कम्स the nature, what is the nature of the evidence act, and basically you should read it this is basically a procedural act, basically is a procedural act, but it has overtones of substantive law as well. What this is the correct line when you have to define the what is the nature of evidence act. So you will have to say basically it is a procedural act. Now please write down this. Evidence act is option A, procedural act. Option B, basically a procedural act having overtones of substantive law. Option C, substantive law as well as procedural law, and D, adjective law. अब बताइए क्या है? That is the answer is B. अब आगे बढ़ते हैं, ये क्यों कहा गया, क्यों बात आई? And for that purpose you will have to understand the relationship between what? Law of evidence, substantive law and procedural law. देखो क्या बात कहती मैंने आपको, what I have said, there are 3 words, 3 शब्द लिखे अलग अलग, ध्यान रखना। One is law of evidence, second is substantive laws, and third is procedural law. इन तीनों के मीनिंग को समझिए, इनकी नेचर को समझिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको क्या है देखिए, इट इज द मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज, आप जानते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है। दिस इज law as a system of rules has been divided into what? 2 categories, you know it, substantive law and the procedural law. ठीक है, depending on its nature and purpose you can divide the laws into 2 categories, substantive law and the procedural law. सब जानते हैं इस बारे में। substantive law क्या करता है? it defines your rights, it defines your duties, it defines your obligations, liabilities, it defines offenses, it prescribes punishment. You know it very well. For example, Indian Succession Act, Hindu Marriage Act, Law of Contract, IPC, sale of goods, and so on. There are so many substantive laws. And then comes the procedural laws. Procedural law क्या करते हैं? These are the laws which prescribe the application of the substantive laws, mode by which the application of the substantive law is regulated. अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल CRPC, तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, हल्के फुल्की बात बताई आपको, सब्सटेंटिव लॉ और इसकी सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, है कि नहीं है। लेकिन विद इन प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ बताया आपने, सब्सटेंटिव लॉ कौन सा हुआ? विच इज डिफाइनिंग योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बेसिकली, और इफ इट इज ए penal law which is defining an offense. So what do you mean by the murder? What do you mean by the culpable homicide? What do you mean by the theft? It will be decided as per the IPC, which is a substantive law. तो IPC क्या कर रहा है? It is only defining the offense and it is only the prescribe the punishment. Define what is the murder and what is the punishment, section 302. ठीक है, but how the culprit should be arrested, how he should be produced before the court, and what the procedure should be followed by the courts, वो अप्लाई कैसे होगा? अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो श्रेयांश गौड़ है, he is the killer, he is the murderer, is it sufficient?
इसकी बात इससे आगे बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डिफाइन कर दें कि ये ऐसे, अरे अरे वो कोने में वो तो चोर रहता है, अच्छा उस कोने में वहां तो वो मर्डर रहता है, अच्छा उससे अगली लाइन में हैबिचुअल ऑफेंडर रहता है, तो यू आर जस्ट व्हाट गिविंग देम ए नेम प्लेट कि आई एम मर्डरर श्रेयांश गौड़, आई एम ए चिंदी चोर अरुण, दिस दैट, बट what is important that you should have some mechanism to get them punished. उनको पनिशमेंट कैसे मिलेगा, उसका तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको यानी कि how that substantive law can be applied, and for that purpose you need some kind of procedural law, and वो क्या है, for example आपको दे चुका हूं, this is what a CRPC लाइक है कि नहीं है, सीआरपीसी में आप सब कुछ पढ़ते हैं, अरेस्ट प्रोसीजर, सीजर प्रोसीजर, ये सब ये, लेकिन विद इन उसमें, विद इन प्रोसीजर लॉज, विद इन आप समझिए इसमें जो प्रोसीजर लॉज है इनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप. द प्रोसीजरल लॉज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझे कैसे. देयर आर रूल्स डीलिंग विद वेरियस प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. नंबर 1, एक वो है जो क्या फॉलो कर रहे हैं कि द लॉ इज ओनली प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. जैसे सीआरपीसी इज इट यू प्रोवाइडिंग द प्रोसीजर कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द अरेस्ट, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच मस्ट बी टेकन बाय द पुलिस बिफोर अरेस्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट, how the investigation should be carried on, how the trial will go on. So this is what the rules followed by the agencies, machinery of the criminal justice. एक दूसरा क्या, वो सीपीसी में आ जाइए, वो सिविल लॉ में हो गया. सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोसीजरल लॉ, एक तो ये हुआ, ये कौन सी देखिए पढ़ी ढंग से क्या है, दिस इज व्हाट डीलिंग विद व्हाट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट. कोर्ट के द्वारा कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाना है. एक कैटेगरी कौन सी हुई किसकी, प्रोसीजरल लॉज की. प्रोसीजरल लॉ की पहली कैटेगरी हुई ये, और दूसरी कैटेगरी हुई सेकेंडली मोड ऑफ द प्रूफ. मोड ऑफ द प्रूफ, ऐसे नियम जो किसी फैक्ट्स के, राइट्स के, ड्यूटीज को, लायबिलिटीज को आपने प्रूव कैसे करना है, मोड ऑफ प्रूफ. What is the mode of proof that is dealt by the Evidence Act. समझ रहे हैं आप ये. So basically you will see the procedural acts can be divided into two categories. Number 1 and number 2. It is first is dealing with the procedures to be followed by the court of law. Example is CRPC. And other is dealing with the mode of proof of the facts, and that is the example of evidence. Evidence is the example of this. दिस इज द डिवीजन ऑफ लॉज इनटू, ये कैसे हुआ ऐसे समझिए, लॉज इनटू सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ. अगेन दीज आर डिवाइडेड, जिसका एग्जांपल मैंने सीआरपीसी, सीपीसी और यहां एविडेंस के रूप में दिया. ये क्या है, मोड ऑफ प्रूफ. मोड ऑफ प्रूफ को डील करता है, ये प्रोसीजर ऑफ कोर्ट को फॉलो करता है. तो आई होप कि ये डिवीजन आपको अब समझ आया होगा. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दिस, आप कहेंगे बहुत बेसिक है, और इन्हीं बेसिक से कई बार आपको क्वेश्चन आपके प्रीलिम से मिलेंगे, इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग में, इन्हीं को ट्विस्ट करके इस तरीके से. तो डोंट फॉरगेट ऑल दीज थिंग जो मैंने आपको समझाया है. नोट इवन ए सिंगल लाइन मिनिमम कीजिए, और लेकिन उसको बहुत एक्सलेंट तरीके से कीजिए कि बस उसको कहते हैं ना हम भाषा में फोड़ देंगे, एग्जाम को फोड़ देंगे, बस आ जाए एक बार वहां से, वो स्प्रेड्स होनी चाहिए हम लोगों की.